कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 10 दिन में तथा 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ये कार्य छोड़कर चला जाता है, ठीक है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, यानी टोटल टाइम कितना लगा वर्क को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, इसको यूनिट मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। ए जो है यहाँ पे ए का दिया है कि ए जो है वो 10 डेज में वर्क करता है, किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है। बी उसी सेम वर्क को जो है 15 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10 और 15 है इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम अगर हम निकालते हैं 10 एंड 15 का, तो ये एलसीएम आ जाएगा 30। तो अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर करके चलेंगे कि टोटल यूनिट्स जो वर्क है मेरे पास वो कितना है, 30 यूनिट्स का है, ठीक है। यानी टोटल वर्क मेरे पास कितना है, 30 यूनिट्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 यूनिट्स टोटल वर्क है मेरे पास, यही मान के चलेंगे कि मेरे पास टोटल वर्क कितना है, वो 30 यूनिट्स, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, 30 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 डेज में अगर ए जो है अकेले काम करता है तो 10 डेज में 30 यूनिट्स करता है। तो इसका मतलब है कि वो पर डे कितना कर रहा है, पर डे की बात किया जाए तो इसका मतलब है कि 3 यूनिट्स जो है ए जो है पर डे काम कर रहे हैं, ठीक है, पर डे। और अगर बी की बात किया जाए तो बी ये 30 यूनिट्स को कंप्लीट करने में 15 डेज का टाइम लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पर डे ये कितना कर रहा है, 2 यूनिट्स वर्क पर डे कर रहा है, ठीक है, पर डे काम कर रहे हैं 2 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कार्य समाप्त होने से ए जो है 2 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो इसका मतलब है कि जो 2 दिन का लास्ट 2 डे का वर्क होगा वो कौन किया होगा, बी काम किया होगा, ठीक है। तो बी का 2 डेज का अगर हम वर्क निकालते हैं, 1 डेज में ये 2 यूनिट्स काम करता है, तो 20 का 2 डेज का वर्क क्या हो जाएगा, 2 डेज वर्क। अगर 1 डे में अगर ये क्या करता है, 2 यूनिट्स काम करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4 यूनिट्स जो है बी जो है काम लास्ट में करता है, ठीक है। टोटल कितना था मेरे पास, टोटल मेरे पास था 30 यूनिट। 30 यूनिट्स में 4 यूनिट्स कौन काम कर लिया, बी कर लिया। तो अब मेरे पास कितना बच गया, 30 माइनस 4 बचा मेरे पास 26। इतना यूनिट्स जो है जो काम है ये दोनों मिलकर काम किया है, ठीक है। और दोनों एक दिन में अगर काम किया जाए, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट्स काम करेगा, 3 और प्लस 2 5 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, दोनों मिल करके 1 डे में कितना वर्क करेगा, 1 डे, ठीक है, 1 डे वर्क, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 और प्लस 2। एक दिन में ए जो है 3 यूनिट्स करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट्स करता है। तो एक दिन में दोनों मिला करके कितना करेगा, 3 प्लस 2 5 यूनिट्स, ठीक है। कितना यूनिट्स काम करेगा, 5 यूनिट्स काम करेगा, ठीक है। और टोटल काम कितना है, एक दिन में अगर 5 यूनिट्स कर रहा है, टोटल वर्क कितना है जो दोनों साथ मिल करके कर रहा है, वो है 26 यूनिट, ठीक है। अब 26 यूनिट्स को डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो नंबर्स ऑफ डे निकल जाएगा कि ए दोनों मिल करके कितना दिन तक काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 26/5, तो ये हो गया 5 5 25, ठीक है, 5 सही 1/5, ठीक है। इतना डे दोनों मिल करके काम किया है, ठीक है। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में पूछा था कि कार्य को कितने दिन में पूरा हुआ है। तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगा है, तो ये तो दोनों मिल करके काम किया है 1/5 डेज, ठीक है। और बी जो है 2 डे लास्ट में किया है, तो टोटल कितना डे लगा, टोटल डे कितना लगा, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगा भाई, यहाँ पे हो गया 2 + 5 सही 1/5, ठीक है। तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 सही 1/5। इतना डे लगता है काम को कंप्लीट होने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक तो ये तरीका है, क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है, इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, दूध एवं पानी का अनुपात 88 लीटर्स मिश्रण में क्रमशः 7:4 है, ठीक है। पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए कि यह अनुपात क्रमशः
2:3 हो जाए, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे जो मिक्सचर है वो मिक्सचर है कितना का, ठीक है। मिक्सचर जो है आपके पास वो है 88 लीटर का, ठीक है। 88 लीटर में दो चीज़ है, एक है आपके पास मिल्क, ठीक है, और दूसरा है वाटर, ठीक है, दूसरा है वाटर। दोनों का रेशियो दिया गया है, इनिशियली रेशियो ये 7:4 है, ठीक है, 7:4, यानी इन दोनों रेशियो का सम कितना हो गया 11, यानी 11 रेशियो का वैल्यू कितना है 88 लीटर, ठीक है। 11 का वैल्यू कितना है 88 लीटर, ठीक है, 88 लीटर। तो 1 का मतलब कितना हो गया 8 लीटर, ठीक है। 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 8 लीटर। तो इसका मतलब है कि मिल्क कितना हो गया 8 7 जा होता है 56, यानी 8 7 56 और 8 चौके 32, यानी 32 लीटर वाटर है और 56 लीटर क्या है आपके पास मिल्क। अब कहता है इसमें, कहता है कि पानी कितनी मिलाई जाए, ठीक है। तो आप देखिए पानी मिलाना है तो मिल्क तो मेरा 56 लीटर ही रहेगा, सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 32 लीटर में वाटर अगर मान लेते हैं x लीटर मिलाते हैं तो ये रेशियो जो है 2:3 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 दूनी 64 प्लस 2x बराबर क्या हो गया, यानी 56 तिया कितना होता है 168, ठीक है। अब देखिए ये 64 इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो 168 माइनस 64 ये हो गया 4 और यहाँ पे 0 104, 2x बराबर हो गया यानी 104, तो x बराबर कितना हो गया यानी 52, ठीक है। तो कितना लीटर मिलाना है 52 लीटर मिलाना है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी आसान है ये भी, ठीक है। कोई धन 7.5% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। यानी अगर प्रिंसिपल आपके पास x रुपीज़ है तो कितने दिनों के बाद वो जो है ट्रिपल हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यानी अब मेरा सपोज कीजिए कि प्रिंसिपल जो है मेरा इनिशियली जो है वो x रुपीज़ है, तो कहता है 7.5% रेट जो है वो है दिया हुआ है 7.5%, ठीक है। तो बोलता है कि इस रेट से कितने दिनों में अमाउंट जो है वो थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब हो गया 3x माइनस x बराबर 2x, आपके पास इंटरेस्ट आ गया 2x, ठीक है। अब देखिए आपके पास आपको क्या बोल रहा है, टाइम पूछ रहा है कि कितने दिनों में ये होगा। तो टाइम बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है SI इंटू 100 बट्टे क्या होता है P इंटू आर, ठीक है, P इंटू आर। SI आपका कितना है 2x है, ठीक है, और इंटू 100 हो जाएगा, प्रिंसिपल x है, रेट 7.5, ठीक है। x कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल को रिमूव किए तो यहाँ पे 10 ऊपर में आ गया। यहाँ पे देखिए 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। तो हो गया 80, 80/3, 80/3 का मतलब हो गया इतना क्या आ गया ईयर्स आ गया आपके, इतना ईयर्स आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ईयर्स का मतलब हो गया ये 26 तिया कितना हो जाएगा 26 तिया 78, 78 और प्लस क्या हो जाएगा 26 तिया 78 और 26 सही 2/3, इतना वर्ष आ जाएगा। अब इसको किया गया है 26, ये तो मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको महीना में भी बदल लीजिए, 26 वर्ष हो गया और 2/3 वर्ष का मतलब होता है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12, तो इसका मतलब हो गया 26 वर्ष और 8 महीना, 8 मंथ हो गया, ठीक है, 8 मंथ्स यानी 26 ईयर्स 8 मंथ है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, आप ये भी फार्मूला याद रखते हैं कि SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू T/100, फार्मूला यही है। देखिए यहाँ पे आप टाइम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो SI इंटू हो गया 100 और यहाँ पे क्या हो गया T निकालना है तो T बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों जो टर्म है P इंटू आर ये डिवाइड हो जाएगा, तो T बराबर हो जाएगा P इंटू आर, यही लिखे हैं। रेट बोलेगा तो रेट में क्या करेंगे P इंटू T लिख लेंगे, रेट निकालना है तो क्या निकाल लेंगे, रेट बराबर तब क्या हो जाएगा SI इंटू 100 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे P इंटू T, ठीक है।
अगर प्रिंसिपल निकालना है तब क्या निकाल लेंगे, फिर एस आई इंटू यहाँ पर हो जाएगा 100 बाय क्या हो जाएगा यानी आर इंटू टी। तो इस तरह से आप फार्मूला, सब यही है बेसिक। अगर आप पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, उसी के बेसिस पर ये फार्मूला आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी आसान है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या दिया गया है, कितने वर्षों में 1010% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹1331 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया गया है, 1000, ठीक है, और अमाउंट दिया गया है आपको 1331, ठीक है, और रेट भी दिया गया है 10%। ठीक है, टाइम पूछ रहा है, टाइम को यहाँ पे एन से डिनोट करेंगे, टाइम बराबर वाट। अमाउंट बराबर फार्मूला होता है, अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पर पावर n होता है। देखिए अमाउंट दिया है आपको 1331 और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है आपका 1000। ठीक है, रेट दिया हुआ है आपको 10/100। ठीक है, 10% दिया है, 10 हो गया, 10/100 हो गया, n निकालना है, 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100, 10 का 10 10 10 ही 100 होता है। तो इस अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो गया 10 1 11/10, इस पर पावर हो गया n, ये हो गया आपका कितना हो गया 1331/1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो 1331 है ये क्या है 11 का क्यूब है, 11 इंटू 11 इंटू 11, यानी ये 11 का क्यूब बराबर है 1331 होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1000 क्या है 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब है। ठीक है, ये 1000, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/11/10 पर पावर n बराबर क्या हो गया 11/10 पर पावर 3। अब देखिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट का एक फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे देखिए a पर पावर m बराबर, अगर a पर पावर n है यानी दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है या सेम भी हो सकता है, तो पावर अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m बराबर n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा n बराबर 3 हो जाएगा। तो यानी मेरे पास कितना हो गया, इसमें टाइम्स कितना आ गया 3 ईयर्स। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है। आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक आयताकार क्षेत्र की परिमाप 160 मीटर है और उसकी दो आसन्न भुजाएं का अंतर जो है 48 मीटर है। यानी एक आयत है, ठीक है, एक आयत है और उस आयत का जो आसन्न भुजाएं, मतलब कहता है एडजेसेंट साइड, यानी ब्रेथ और लेंथ। ठीक है, यानी लेंथ एंड ब्रेथ का जो डिफरेंस है वो दिया गया है 48 और परिमाप दिया गया है। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, ठीक है, परिमाप ये बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, और एरिया क्या होता है, एरिया भी आपको याद रहना चाहिए, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 48 का है, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ब्रेथ मान लेते हैं कि मेरा x है, तो लेंथ मेरा क्या हो जाएगा x प्लस 48, लेंथ बड़ा होता है, ठीक है, ब्रेथ से। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये आ गया लेंथ, ब्रेथ अगर x मानते हैं तो लेंथ मेरा क्या हो जाएगा x प्लस 48। अब देखिए यहाँ पे परिमाप दिया है, परिमाप का वैल्यू दिया है आपको कितना 160 दिया है बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया, 80 आ गया, एल प्लस बी, तो एल प्लस बी, एल कितना है मेरा पास x प्लस 48 और ब्रेथ कितना है x, इसका वैल्यू है आपके पास 80 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 48 बराबर आ गया 80। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस 48 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे आ गया आपका पास 32। ठीक है, 32, 2x बराबर 32, तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास 16। ठीक है, x बराबर 16 आ गया, तो ब्रेथ आपके पास कितना आ गया 16 और लेंथ कितना हो गया 64। ठीक है, लेंथ कितना आ गया 64 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया गया है जो वर्गाकार यानी स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है यहाँ पे दिया है कि एरिया ऑफ जो स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के बराबर। अब आपसे पूछा है कि
तो स्क्वायर का साइड बताइए, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर आप क्या पढ़े हैं फार्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर के जगह पे हम लोग साइड निकालना है तो साइड का स्क्वायर कर लिए। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 16 इंटू क्या हो गया 64। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो साइड बराबर क्या हो गया, साइड बराबर हो गया आपके पास अंडर रूट 16 इंटू 64। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो साइड बराबर कितना आ गया 4, यानी 4 इंटू 8। तो साइड बराबर क्या हो गया 32, तो 32 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया 32 मीटर। तो इस तरह से हम लोग इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस है, यही तरीका है, और सिंपल सी बात है कि आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको जानना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस पी। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर पूछा जाए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछा जाए तो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछा जाए तो क्या पूछेंगे 4 इंटू साइड, ठीक है। एरिया पूछा गया तो साइड का स्क्वायर, ठीक है। आइए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफ़ी आसान है, इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी अराइज किया जाता है, ठीक है। तो हर टाइप का अगर आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाइएगा, अदरवाइज़ जो है आपको वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ जाएगा। यहाँ पे दिया है 1683 की राशि को ए, बी और सी के मध्य वितरित किया जाता है, ठीक है। यानी 1683 रुपीज़ आपके पास है और यहाँ पे 3 लोग हैं ए, बी, सी, और तीनों में बांटा जा रहा है ये पैसे। अब कैसे बांटेंगे ये भी दिया गया है कि यदि कहता है कि ए का 1/2 भाग, यानी ए का जो है 1/2 भाग, ठीक है, ये बी का क्या है 1/3 भाग, और सी का जो है 1/4 भाग के बराबर है, यानी ये तीनों बराबर है, ठीक है, क्रमशः बराबर हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिया गया है। तो और पूछा गया है कि बी जो है कितना अमाउंट जो है गेट करता है यानी प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये तीनों के बराबर एक के वैल्यू मान लेते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी ये तीनों बराबर हो जाएगा के। तो ए इंटू 1/2 बराबर हो गया के, तो ए बराबर क्या हो गया 2 के, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बी इंटू 1/3 बराबर क्या हो जाएगा के, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि बी बराबर क्या हो गया 3 के, C/4 इक्वल टू भी हो गया के, तो सी बराबर क्या हो गया 4 के। अब इन तीनों के बीच में रेशियो निकाल लेते हैं A/B/C कि तीनों के बीच का रेशियो क्या है। तो यहाँ हो गया 2K/3 के इस टू क्या हो गया 4 के, ठीक है। तो इसके बीच का रेशियो हो गया 2:3:4, ठीक है। यही रेशियो आया 2:3:4, यही रेशियो आया। अब देखिए टोटल अमाउंट आपके पास कितना दिया है 1683, टोटल अमाउंट कितना है 1683। अब देखिए इस रेशियो को ऐड कीजिए, कितना आता है 3 और 2 5 और 4 9, यानी ये 9 रेशियो का वैल्यू है। यहाँ पे मेरे पास टोटल 9 यूनिट आ रहा है, मेरे पास मान लेते हैं टोटल अमाउंट 9 यूनिट्स आ रहा है। तो 9 यूनिट्स का वैल्यू कितना है 1683, ठीक है। तो 9 यूनिट्स का अगर वैल्यू 1600 या 9 रेशियो का वैल्यू जो है 1683 आ रहा है, तो 1 का कितना आ जाएगा भाई, तो 1 से यहाँ पे हो गया 9 1 जा 9, यानी 9 का 9, और फिर 9 8 72 9 7 63, ठीक है। यही आया। 1 का वैल्यू क्या आ गया 187। हमसे पूछा है बी का, हमसे किसका पूछा है बी का, तो हमको बी के रेशियो से सिर्फ मतलब है। तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का वैल्यू हो जाएगा 187 × 3, तो 7 7 21 18 54 और 2 56, तो यही मेरा आंसर हो गया 561। यानी बी कितना प्राप्त करता है 561 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 561 रुपीज़ जो है कौन गेट करता है बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व, क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, इसमें प्रथम वर्ष
10% की वृद्धि होती है एवं उसकी अगले वर्ष जो है 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो पहले देखिए शुरू में कितना है 5000 है, अब 5000 से ये बढ़ रहा है। ठीक है, पहला वर्ष 10% का वृद्धि हुआ, 10% का वृद्धि का मतलब 100 में अगर 10% ऐड करेंगे तो 110 यानी इतना हो गया। फिर जो है 110/100। फिर सेकेंड ईयर अगर 20% वृद्धि हो रहा है तो 120 बाय क्या हो जाएगा 100%, यानी अगर 100 है उसमें 10% वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा 110%। तो 110% इसको परसेंट को फ्रैक्शन में करेंगे चेंज, तो 110 बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया 1 2 0 2 0 यहाँ से कर दीजिए। अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 11 × 12, 11 × 12 कीजिएगा तो 132 आ जाएगा, इंटू 50 कर दीजिए, 5 से कर दीजिएगा, 5 2 = 10 और 13 × 5 = 65, 66 यानी 6600 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 6600। ठीक है, और देखिए फार्मूला भी जान लीजिए। अगर मान लेते हैं पहले पॉपुलेशन जो है इनिशियल अगर P है, अगर हर साल वृद्धि हो रहा है, पहला बार R1% का वृद्धि हुआ तो ऐसे लिख लीजिए, दूसरे साल अगर वृद्धि हो गया R2 तो R2 लिख लेंगे। ठीक है, कमी आएगा तो माइनस लिख लेंगे। ठीक है, तीसरे साल बोलेगा तो 1 + R3/100 लिखेंगे। अगर डिफरेंट रेट में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया था फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में 20%, तो इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे जितना ईयर्स का रहेगा, और इसी को ऐड कीजिएगा तो फिर यही सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल था पॉपुलेशन था 5000। ठीक है 5000, और रेट था फर्स्ट ईयर 10%, 10/100 हो गया, और सेकेंड ईयर क्या हो गया फिर 20%, दोनों इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 और 10, यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 5000 × 11/10 इंटू क्या हो गया 6/5। ठीक है, ये 0 कैंसिल, ये देखिए 500 आ जाएगा यहाँ पे 11 के 66 × 100 = 66। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों तरीका है जैसे भी बनाई। ठीक है, दोनों आसान ही है। ठीक है, काफ़ी आसान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफ़ी आसान है, इसको भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया गया है। यदि किसी भिन्न के अंश को 40% से बढ़ा दिया जाए तथा हर को 60% से कम कर दिया जाए तो नया भिन्न 21/16 प्राप्त होता है, तो मूल्य भिन्न क्या था, यानी शुरू में भिन्न क्या था। देखिए इसको बनाने का एक तरीका है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो अंश है, ठीक है, अंश जो है यहाँ पे दो चीज़ होता है, भिन्न में भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर पहले जान लीजिए, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, ये होता है। ठीक है, ये बात आप लोग को पता है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे करना है कि आपको जो अंश दिया है और हर दिया है, यहाँ पे दो चीज़ का दिया है परसेंटेज, बोल रहा है कि अंश में 40% की वृद्धि होता है, अगर अंश 100 होता तो ये 140 हो जाता। ठीक है, लेकिन फिर क्या दिया है कि हर में 60% की कमी होती है, तो 60% अगर हर भी 100 होता तो क्या हो जाता, कमी 60% का मतलब हो गया कि अब क्या हो जाता 40। ठीक है, अगर ये भी 100 होता, मान के चलते हैं कंसीडर करके कि ये 100 है और ये भी 100। ठीक है, तो ये कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर मान लेते हैं 40% का इंक्रीज़ हो रहा है तो 140 हो गया, और हर में अगर 60% का क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब 60%, 100 का 60% 60 आया, और 60 अगर 100 में चला गया तो 40 आ गया। अब देखिए आपके पास ये भिन्न आया, अब करना क्या है, ठीक है, आपको तो दिया है कि ये है, एक्चुअल में भिन्न ये है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेना है, यानी इसको क्या कर लेना है, इसका रेसिप्रोकल कर लेना है, यानी 40 बाय क्या लिख लेना है 140, और मल्टीप्लाई कर लेना है जो न्यू भिन्न आया है। ठीक है, यानी जो न्यू फ्रैक्शन आया है आपके पास, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आप कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे देखिए ये 0 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 चौके 16, 7 या 21, 7 दूनी 14, तो रिजल्ट क्या हो गया 3/8, यही आपके पास आंसर आया। ठीक है, बहुत आसान था। ठीक है, सिर्फ यहाँ जानना है कि अंश बाय हर होता है, अंश में 40% बढ़ाया, दोनों को कंसीडर करके चलेंगे कि 100 100 ही है। ठीक है, तो ये क्या है 140 हो गया, इसमें 60% का क्या हो गया रिडक्शन हुआ, जिसके कारण ये 40 आ गया। अब इस भिन्न को क्या कर लेंगे, जो मेरे पास
जो कंडीशन के अकॉर्डिंग आया उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे और रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे जो न्यू भिन्न आया है, यानी न्यू फ्रैक्शन आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। रेलगाड़ी भाड़ा उसके द्वारा तय की गई दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है, यानी जो भाड़ा है, ठीक है, भाड़ा जो है वो क्या है, जो उसके द्वारा तय किया गया दूरी उसके वर्गमूल के बराबर है, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर रूट के बराबर है। ठीक है, कहता है 144 किलोमीटर दूरी तय करने का भाड़ा अगर 36 रुपया है तो 144 रुपया यानी 36 रुपया भाड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है 36 रुपया भाड़ा का मतलब है कि ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 144 के बराबर है। बराबर समानुपाती का मतलब हो गया यहाँ पे आपको बराबर मान के चलना है। ठीक है, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, भाड़ा डिक्रीज करेगा तो डिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ₹36 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 किलोमीटर आ गया। यानी अगर भाड़ा ₹36 है तो इसका मतलब है कि वो कितने के बराबर है, 12 किलोमीटर के बराबर है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि भाड़ा पर किए गए खर्च 25% की वृद्धि होता है, तो 25% की वृद्धि भाड़ा पे कर रहे हैं। पहले 36 रुपया था, इस पे 25% बढ़ाना, यानी 36 का 25% निकाला जाए 1/4 हो जाएगा। 25% का वैल्यू क्या होता है, 25% बराबर होता है 1/4। ठीक है, यानी 1/4 होता है 25% बराबर। ठीक है, तो 1/4 यानी इसको कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ क्या हो गया 9। इसका मतलब 25% वृद्धि का मतलब है 9 रुपीज़ वृद्धि हो रहा है, तो 36 में 9 ऐड हो गया तो 45 हो गया। अब कहता है 36 का वैल्यू अगर 12 है, ठीक है, 36 का वैल्यू क्या है 12 के बराबर है। ठीक है, 12 किलोमीटर, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका कितने के बराबर हो जाएगा, यानी 12/36। ठीक है, 12/36 का, तो 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/36 गुना 45। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 9 बचे 45 और 9 चौकी 36, 4 तिया 12, यानी हो गया 5 तिया 15 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये जो 45 किलोमीटर है ये तो स्क्वायर रूट है डिस्टेंस का, एक्चुअल डिस्टेंस का ये स्क्वायर रूट है, तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये किसी का स्क्वायर रूट के बराबर है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, यानी इतना किलोमीटर आप 45 रुपया में ट्रैवल कर सकते हैं। तो पहले वो कितना कर पाता था 144, अभी कितना कर रहा है 225। तो 225 पहले कितना करता था 144, कितना बढ़ गया 1 और यहाँ पे बढ़ गया 81 किलोमीटर इसका इंक्रीज हो गया। किससे इंक्रीज हुआ 144 से। ठीक है, तो 144 से इंक्रीज हुआ कितना 81। ठीक है, परसेंटेज निकाल लीजिए, किलोमीटर में ही बोला था कि कितनी प्रतिशत अधिक दूरी तय की जा सकती है। ठीक है, तो कितनी प्रतिशत अधिक तो ये 81 किलोमीटर कर रहा है, तो 81 क्या हो गया 144 से का कितना परसेंट है, तो ये हो गया 9 नमा 81, 16 नमा 44। ठीक है, ये हो गया 900 बटे कितना हो गया 16। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ऐसे भी, 16 पंचे 80, 10 16 छाक 96, 96 4, 16 दूनी 32 क्या हो गया 4, 16 दूनी 32 और 8, 16 पंचे 80, यानी इतना परसेंट हो गया, यानी 56.25%, इतना प्रतिशत अधिक जो है दूरी तय कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बीच बीच में हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ठीक है, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।